is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाने। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन को शुद्ध सरल कपड़ा शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान कहे, जिस देवभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे थोड़ी देर में इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है। और जो इस वीडियो को बाद में सुनेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के मणि हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमका सर का एक सपना था, उनका एक मोटो था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीएचबी में सेकेंड सेमेस्टर में, जो बीएचबी में है वो चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर
10 तक है। तो चैप्टर 10 हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। उसी पर हम लोग पिछली बात वार्ता कर रहे थे और हम इसी के आगे आज अपनी बात शुरू करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन में इस समय एक्यूप्रेशर में जो जुड़ा हुआ है एस्पस से, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था मेल रिप्रोडक्शन और सिस्टम की, और सिस्टम की बात हम जब कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम और along with endocrine system is the most important system, इसलिए कि वही ब्रेन कंट्रोल कर रहा है आपकी सभी एक्टिविटी को, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो along with endocrine system फंक्शन करता है। दोनों सिस्टम इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे पर आश्रित है। इंडिपेंडेंट तो है, अलग से काम करते हैं, लेकिन वो उन्हीं, चूंकि एक सेंटर का मालिक हाइपोथैलेमस सभी जगह कंट्रोलर है, तो इसलिए वो लिम्बिक सिस्टम में भी कंट्रोलर है, वो एंडोक्राइन सिस्टम का भी कंट्रोलर है, और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोलर है, उस पर मेंबर है। इसलिए वो कोऑर्डिनेटिंग भूमिका अदा कर रहा है। तो इस रूप में इंडिपेंडेंट भी है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। दूसरा सिस्टम है जो हम प्रत्येक जीव की होती है कि अपनी की तरह कोई एक प्रोड्यूस करना, ताकि उस जाति मैंने स्पेसी, उस स्पेसी की रक्षा उसके बाद भी हो सके, क्योंकि वो द्रव्य है, पदार्थ है और मैटर है, उसको नष्ट होना है, तो नष्ट होना है तो वो उस तरह का अपने पास एक अपनी तरह की अनुकृति रख सके, ये उसका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि जब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले ये हार्मोनल सीक्रेशन जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी काम ठीक से होता नहीं है। तो स्पेशली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एक हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, और वो क्या करता है, बस थोड़ा सा शॉर्ट बता दें तब, वो GnRH निकलेगा और वो वहां दो चीजों पर वो कंट्रोल करेगा, वो को स्टिमुलेट करेगा। तो उनके सेल्स ऑफ लीडिंग हम लोग बता चुके थे तो उसको LH का दूसरा एक वहां से GnRH निकलेगा, गोनेडल ट्रॉपिक हार्मोन, वो पिट्यूटरी करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी करेगा, पिट्यूटरी फिर वहां से एक हार्मोन निकालेगा, LH और FSH, दो हार्मोन निकालते हैं सभी में, लेडीज में भी और जेंट्स में भी, दोनों में। तो LH, और हमारे बीच में बबली सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो LH या इसको ICSH भी बोलते हैं, इसका इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोग
समझ रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेल के उसमें जो मेन सेल्स होते हैं उनके बाहर इंटरस्टिशियल लेवल पर रहता है, माने जो दो सेल के बीच की जगह है वहां पर रहता है सेल्स में, तो वहां पर रहता है, तो उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने पर वो टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, एंड्रोजन कहलाता है, एंड्रोजन कहलाता है। और वो एंड्रोजन क्या है, उसका नाम मेन मुख्य है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे ही डेवलप होगा, जैसे ही निकलेगा सीक्रेशन, तो हार्मोन कहीं भी रहेगा तो पूरे ब्लड में फैल जाएगा। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है हार्मोन, और हार्मोन जैसे ही कोई होता है तो वो पूरे सारे शरीर में ब्लड के थ्रू फैल जाता है। और जब फैल जाएगा तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स मेल में प्रकट होंगे, दाढ़ी मूछे, गोनाडल विकास, आपका लंबाई चौड़ाई, हाइट बढ़ना, ये होगा। तो आवाज भारीपन, ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगी। अब तो ये फिर अब क्या होगा, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन निकालता है, उसका नाम है FSH। लेडीज में भी है उसका फॉलिकल, वहां भी उसका नाम वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वही है। और LH का वहां ICS बोल देते हैं, वहां पर ICS न बोलकर हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को डेवलप करता है लेडीज में, लेकिन जेंट्स में वो उसको ICH भी बोल देते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स को करता है। अब जब ये अंदर सेल्स, हर सेल में जब भी कोई होगा तो एक जर्म सेल होता है। जर्म सेल वो क्या होता है, इस पर हम लोग उसको बताया था कि स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है ये। तो ये इसी को, यही फंसा हुआ है सर्टोली सेल्स के बीच में। और इसको चित्र हम लोगों ने दिखाया था शायद यहाँ पर, चित्र 2 पेज नंबर 15। ये चित्र नंबर 2, ये सर्टोरी सेल्स है। अब ये सर्टोरी सेल्स जो है बड़े वाले, देखिए स्पर्मेटोगोनियम जो है ये बीच में फंसे हुए हैं और उनको टाइट सेल्स है। सर्टोरी सेल्स माने नर्सिंग सेल्स, इनको नर्स बोलते हैं, तो नर्स करते हैं, तो ये उसमें फंसे हुए हैं। अब उसी से इसको पोषण मिलना है, ये इसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और पोषण भी दे रहे हैं। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जिसका हम लोगों ने चित्र दिया है, उसी में देखिए सर्टोली सेल्स फंसे हुए हैं। और बाहर क्या है, सेल्स ऑफ लीडिंग, देखिए सेल्स ऑफ लीडिंग, इसी को इंटरस्टिशियल्स, ये इंटरस्टिशियल एरिया स्पेस है, उसी में इन सेल्स ऑफ लीडिंग, इनको भी इंटरस्टिशियल स्पेस में ये होते हैं। तो इनको स्टिमुलेट जो इसने किया, जो हमारा हार्मोन आया टेस्टोस्टेरोन, उसने सेल्स ऑफ लीडिंग को क्या किया, स्टिमुलेट किया। जैसे स्टिमुलेट किया वैसे उसने टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया। अब इनका काम क्या है, ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम है, इन्हीं को डेवलप करना। अब ये डेवलप हो जाएंगे तो इन्हीं से आगे चल के हमारे स्पर्म बनेंगे। अब प्रॉब्लम, अब इसी तरह ये तो डेवलप होना शुरू वहां पर आए और उन्होंने डेवलप करना शुरू किया इसको, स्पर्मेटोगोनियम को। लेकिन जो FSH का रोल है, FSH का रोल इसलिए है, वो भी आया और उसका क्या काम हुआ कि जब ये एंड्रोजन हमारा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, इसकी एक ये भी आदत हो सकती है या इसका एक नेचर हो सकता है कि वो वहां पर फंक्शन करके निकलना चाहता है बाहर आने तक, कि बाहर ना आ पाए, बाहर आना चाहता है। तो अब बाहर आएगा तो जो मेन फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, यानी उसको डेवलप नहीं कर पाएगा। तो वहीं पर एक जो FSH की भूमिका है, वो एंड्रोजन बाइंडिंग इसी में इनको किनको करेगा, सर्टोरी सेल्स को। सर्टोरी सेल्स बिल्कुल बगल में है, उन्हीं से घिरा हुआ है, तो सर्टोरी सेल्स को वो स्टिमुलेट करेगा आकर करके। दूसरा हार्मोन जो है FSH सर्टोरी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोरी सेल्स
स्पर्मेटो ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है इसको बांध के रखेंगे। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसको बोलते हैं, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा और सर्टोली सेल्स उसको सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेंगे और वो उसको इस टेस्टोस्टेरोन को रोक लेंगे। इससे क्या होगा कि वो वहीं रुका रहेगा और स्पर्मेटोगोनियम को डेवलप करेगा, विकास करेगा। ये दो एफएसएच और एलएच की भूमिका यहां पर है। तो ये तो हम बताए थे। किसी भी सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम, हमारे बॉडी पूरे बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का एक विशेषता है, जब कोई चीज अत्यधिक होने लगती है, जब भी कोई चीज अधिक होगी कहीं भी किसी भी हार्मोन में, तो जैसे ही वो लगेगा कि आपका उसकी संख्या ब्लड में, रक्त में उसकी मात्रा बढ़ रही है, वैसे ही निगेटिव फीडबैक क्या बोलते हैं? फीडबैक माने होता है कि आपको ये बताना कि क्या काम हो रहा है। अगर हमने पूछा कि बबली सिंह क्या काम हुआ, तो बबली सिंह ने कोई काम किया, तो अगर माने जो उन्होंने कहा हमने पेशेंट देखा, तो बबली सिंह से नहीं पूछेंगे, बल्कि वो सेल्फ बताएगा, जो वहां पर काम किया बीमार व्यक्ति है या जो पेशेंट है वो बताएगा कि बबली सिंह ने आज हमारे लिए ये किया। दिस इज फीडबैक। ये हमारा फीडबैक हुआ कि वर्चुअली वो उससे मालूम हो गया कि बबली सिंह ने आज ये काम किया हुआ है। अब निगेटिव फीडबैक क्या है? अगर उसने देखा कि हमको आज 10 पॉइंट लगाए हुए हैं, तो वो इसकी सूचना हमको दे सकती है या हमारे साथ जो भी कंट्रोलिंग दूसरे उनको दे सकती है कि आज हमको 10 पॉइंट अधिक लगे हैं, ये नहीं लगने चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये निगेटिव फीडबैक है कि भाई हमारे पास पर्याप्त था और हमको आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे ही जब भी कभी कोई रक्त में कोई किसी भी हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो बॉडी उसको दो तरीकों से ठीक करती है, या तो निगेटिव फीडबैक से और या पॉजिटिव फीडबैक से, जैसी आवश्यकता हो। नॉर्मली निगेटिव फीडबैक अधिक होता है, यानी उसकी मात्रा, किसी हार्मोन की मात्रा अधिक हो गई तो ब्लड में उसका बढ़ गया, तो उन्होंने कहा नहीं अब हमको आवश्यकता नहीं है, अब आप कम कर दीजिए। ये निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? जहां कहीं आवश्यकता हो कि वो बहुत चीज, जैसे नॉर्मली क्या होता है, पार्चुरेशन केस होता है, जहां डिलीवरी केस में होता है कि इस तरह के केसेस में होता है कि जिसमें किसी बच्चे को बाहर निकलना है, अब उसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से बाहर निकलना है। तो अगर निगेटिव फीडबैक होगा तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ, तो निगेटिव चला गया तो वो रुक गया, तो फिर वहीं रुक जाएगा। तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ताकि और अधिक ये काम हो, और अधिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, सो दैट कि उसका पर्पस पूरा हो जाए बाहर। ठीक, तो ये हम लोग थोड़ा सा समझ रहे थे। अब आगे हम लोग मेन पे आ रहे हैं कि थोड़ा सा समझ लें, आज ही के चैप्टर में है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों ने कहा था, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपका होता है, और एक लोब्यूल के अंदर 250 लोब्यूल होते हैं। अब एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं, और उन 250 लोब्यूल में प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यहीं पर स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, यानी जर्म सेल होते हैं। इन्हीं को डेवलप करके स्पर्म बनाने का काम होना है। ये सभी सर्टोरी सेल्स से पोषण पाते हैं, जिसको नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। ये पोषण भी देते हैं और सुरक्षा भी करते हैं, यानी डिफेंस का काम भी करते हैं और पोषण भी देते हैं। जब स्पर्म बन जाते हैं, अब जब स्पर्म बन गए, जब डेवलप हो गए, प्रोसेस में है, तो वे छोटी छोटी ट्यूब से बाहर ले जाए जाते हैं। इन्हें ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। ट्यूबुलाई, TUBULAI RECTI कहते हैं। अब ये लोब्यूल से बाहर आ गए। लोब्यूल माने एक तीन, मान लीजिए इस तरह के 250 लोब्यूल है, तो एक लोब्यूल इस तरह का है, तो इससे बाहर ये निकाल लेते हैं। लेकिन अभी आपके टेस्टिस में ही है,
एक टेस्टी में 250 लोब्यूल हैं, 250 में ये अंदर हमारे ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं, इन ट्यूब्यूल से बाहर आ गए तो अभी ये टेस्टीज में ही है। अभी ट्यूब्यूल से बाहर आई लेकिन टेस्टीज में है। अब ट्यूबुलाई रेक्टी से टेस्टीज में ही ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनेगा। भाई कई जब मिल जाएंगे तो कई नेटवर्क माने जाल होता है, तो कई मिल जाते हैं इस तरह करके, एक कई ट्यूब्यूल्स कई ट्यूब्स मिल गई जो नेटवर्क हुआ, तो ये बाहर रेक्टाई आई और वो मिल गई, और इन ये बनाएंगे एक नेटवर्क जिसको बोलेंगे रेटेड टेक्सीज, RETES, रेटेड टेस्टीज कहते हैं। अभी ये टेस्टीज से बाहर नहीं आए, अभी भी टेस्टीज नहीं है। इन रेटेड टेस्टीज के बाद टेस्टीज से बाहर आने के लिए एक ट्यूब है, आगे चित्र हम लोग दिखा देंगे। मुझे लगता है कि ये चित्र आप लोगों ने ये वाला शायद देखिए, ये वाला थोड़ा पहले देख लीजिए तो सब आगे समझने में और सरल है। ये देखिए, ये चित्र है, ठीक है। यहाँ ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, आपने देखा वहां से ये आए हुए और फिर ये एक चली गई है, बासा डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, इसी की बात बता रहे हैं हम लोग कि ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे हैं। इसका चित्र कहीं और भी दिया होगा लेकिन वो मुश्किल पड़ेगा निकालना। वो बाद में कभी देख लीजिए, कुछ कहीं ग्रुप में दिख जाएगा आपको, तमाम देखने की बहुत है, गूगल वगैरह में देख लीजिएगा, लेकिन मेन चीज समझ लीजिए, फंक्शन समझ लीजिए। अब रेटेड टेस्टिस के बाद टेस्टिस बाहर आने के लिए एक ट्यूब है जिसे वासा इफरेंशिया कहते हैं। ये सभी वासा इफरेंशिया अब फिर ज्वाइंट हो जाएंगी, जितने 250 लोब्यूल उन्हीं सबसे निकलने हैं ना, तो अल्टीमेटली सब में मान लीजिए किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो उनसे सब जितने हुए तो वासा इफरेंशिया ज्वाइंट होकर टेस्टिस के चारों तरफ एक बड़ी ट्यूब इपीडिडाइमस का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब है, इपीडिडाइमस का निर्माण करते हैं। यह सबसे बड़ी ट्यूब है और यही स्पर्म का स्टोरेज होता है। ये आती है, ये चारों बनेंगी इपीडिडाइमस। अब इपीडिडाइमस को नोट कर लीजिए आपने। इपीडिडाइमस के 3 पार्ट हैं, हेड है, मतलब शुरुआत जहां से हुआ हेड, फिर बॉडी और टेल, 3 ही पार्ट नॉर्मली होते हैं। तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हुए, हेड, बॉडी, टेल। टेल पार्ट को ही वास डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। उसी का टेल पार्ट जो है वास डिफरेंस है, जिसको भी हम लोगों ने फोटो में दिखाया था आपको चित्र 3 में, पेज नंबर 16 में। तो वो है टेल पार्ट ही वास डिफरेंस का रूप है, वो डिफरेंस है, वही यानी अब जो पाउच यानी स्क्रोटम से बाहर निकलकर, अब ये टेस्टिस से बाहर नहीं है, अब तो पाउच के बाहर निकल गए, और पाउच से बाहर निकल करके और क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के यूरेटर के पीछे से घूमती हुई यूरेटर के ऊपर लटक जाती है। फिर चित्र पर देखिए, ये सब निकली, देखिए ये आई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यहां से निकले, पूरा निकला जो नीली दिखाई दे रही है, और ये गई वॉइस डिफरेंस, और ये ऊपर गई, और देखिए ऊपर से आ रही है क्या, यूरेटर आ रहे हैं, ऊपर से किडनी से यूरेटर आ रहे हैं, और इन्हीं यूरेटर के उसमें बीच में झूल जाती है, यानी लटक जाती है, ऐसे करके पीछे से लटक जाती है करके। अब इस चित्र पे आप कंसिडर करिए, और वो फिर आप बता दे रहे हैं आगे से ताकि हो जाए। अब इस चित्र को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी
अभी हम लोग वास्ट डिफरेंस पे आए ना। इपिडिडाइमस, अब इपिडिडाइमस के फंक्शन क्या है समझ लीजिए, क्या सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इपिडिडाइमस बहुत महत्वपूर्ण है और यही जो है अब ये यूरेटस लग गई। एक जर्म सेल से लाखों शुक्राणु बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं लाखों बनेंगे, और कितने दिन में डेवलप होंगे? 73 प्लस माइनस 4 दिनों में, यानी 1.5 महीना, दो दो 2.5 महीना, 30 गुना 60 और 10 15, मतलब 2.5 महीने में। ठीक है, 30 दिन का 1 महीना होता है, 2.5 महीने में ये बनते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 10 लाख शुक्राणु प्रति ग्राम टेस्टिस भार। एक जितना भी टेस्टिस का भार होगा उसका 10 लाख शुक्राणु प्रति ग्राम, इतने हिसाब से प्रतिदिन बनते हैं, पर डे इतना बनते हैं। इपिडिडाइमस में जो स्पर्म आए, अब देखिए पहली बार इपिडिडाइमस का हमने नाम लिया कि बने, बनकर आ गए। अभी ये मोटाइल नहीं है, मोटाइल माने मूवमेंट वाले नहीं है, नॉन फंक्शनल कह सकते हैं इनको, फंक्शनल नहीं है, स्लगिश है, रुके हुए हैं, स्थिर है। तो यानी आपको जब तक मोटाइल ना हो, क्यों? क्योंकि फीमेल ओवम कहीं वेट करेगा, अपनी बॉडी में कहीं वेट करेगा, वो इट कैन नॉट मूव, वो मूविंग नहीं रहेगा, मूविंग इनको करना पड़ेगा, इनको वहां पहुंचना है अल्टीमेटली उनसे मिलने के लिए। तो ये नॉन फंक्शनल है, नॉन मोटाइल है। जब इन्हें मोटाइल होना है, क्योंकि ओवम को अपनी जगह जहां फिक्स है, वो फिलिपियन ट्यूब में कहीं फिक्स है, वहां पर रुका हुआ है, वेट कर रहा है। तो वो लेडीज के आंतरिक अंगों में है, इंटरनल में है, तो वहां पर इसको ओवम को जाकर के ब्रेक करना है। अब ये जब ये इपिडिडाइमस से वैस डिफरेंस में आएंगे, तो इपिडिडाइमस में क्या होता है, इसको हमने कहा नहीं कि पहले स्टोरेज रुका, इनके पहले तो एक ये कहेंगे विश्राम कर लीजिए, तो विश्राम यही करेंगे, इस पर हम यहीं पर विश्राम करेंगे 3 हफ्ते, 2.5 महीने में जो बने, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते यहाँ विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, यहाँ ट्रेनिंग जो भी मतलब पोषण होगा, यहाँ पोषण होगा, उनका पोषण होगा और उनको मोटाइल बनाया जाएगा, फंक्शनल बनाया जाएगा। तो ये फंक्शनल और मोटाइल बनाने के लिए इनको 3 हफ्ते और लगते हैं, तो 2.5 महीने वो और 3 हफ्ते वो, तो इतना समझ लीजिए कि ना सवा सवा साढ़े 2.5 और 3 हफ्ते, तो 3 महीना, सवा तीन महीना। इस प्रकार इपिडिडाइमस इनका स्टोर हाउस भी है और एनर्जी हाउस भी है, जहां इनका पोषण होता है। स्पर्म का जीवन लगभग 3-5 दिनों का है, तो 3 से 5 दिन ये जीवित रहेंगे। अब चूंकि प्रोडक्शन तो इनका हो रहा है, प्रति ग्राम टेस्टिस भार से 10 लाख लगभग प्रतिदिन, प्रति ग्राम टेस्टिस भार से। तो अब विश्राम स्थल केवल एपिडिडाइमस है। तो अगर ये बाहर नहीं निकले, बाहर अगर नहीं निकले तो मरना पड़ेगा इनको, क्योंकि लाइफ स्टाइल के लाइफ जो है पूरा स्पैन है 3 से 5 दिनों का। तो अगर 3 से 5 दिनों में नहीं बाहर निकल पाए तो ये मर जाएंगे, और इनके जो रेस्ट, जो अवशेष होंगे, वो शरीर पूरा दोबारा यूज कर लेगा अपने यहाँ। अब हम लोगों को स्पर्म्स के आगमन को हम लोग कल्पना के तौर पर कहें कि एक आगे ये भूमिका इसलिए है कि ताकि इसको एक जैसे बारात की तरह आप समझें, कि बारात की तरह कल्पना हम लोग करें, तो ये वैस डिफरेंस एक मार्ग है, इनका निश्चित मार्ग है, उसी मार्ग से आगे जाएंगे। जैसे बारात में होता है कि एक मार्ग निश्चित होता है कि यहीं से जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये अपना जब जाएंगे तो इस मार्ग में जब बढ़ेंगे तो इनको यहाँ सेमिनल वेसिकल मिलेगा। एक बार फिर देख ले, फिर आप लोग उसको देखिएगा, अपने फोटो ले लीजिएगा कहीं, तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए वैस डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल आपको दिखाई पड़ रहा है, जो नीली नीली है, वैस डिफरेंस जो आएगी नीली नीली,
ये सेमिनल वेसिकल है जो आगे चल के इजेक्टोरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेमिनल वेसिकल है, दोनों तरफ जो नीली बनी हुई है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये जो है ये नीला नीला हल्के से बनी हुई है, आसमानी। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, देखा। ठीक। तो ये हो गया। तो यहीं पर आकर के इसी की बात हम लोग कर रहे हैं कि यहीं पर इनको फ्रक्टोज मिलेगा। इसलिए भूमिका हुआ कि बारात, जैसे कि मतलब आपको कहें भाई आप लीजिए शरबत पीजिए, तो वो यहाँ पर फ्रक्टोज दिया जाएगा इसको। यहाँ पर जो भी वो लिक्विड मिलेगा उस लिक्विड में फ्रक्टोज होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये फ्रक्टोज केवल मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में ही मिलेगा आपको, और ये केवल यही सेमिनल वेसिकल में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। फिर आगे थोड़ा देख लीजिए इसको, फिर आगे होगा तो ये दोनों फिर यहां से आई, और ये सेमिनल वेसिकल से जो कुछ सिक्रेशंस हुए दोनों मिले करके, और फिर यहाँ ये अभी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बीच वाली जो है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूं करके यूं होती है, उसी में अंदर चले जाते हैं यूं। तो जो अंदर चले जाते हैं, ये देखिए दोनों अंदर चले जाते हैं, तो ये इसको चारों तरफ से ये एक ट्यूब है। प्रोस्टेट ग्लैंड दो नहीं है, एक ही ग्लैंड है, वो उसके छेद से नीचे चले जाते हैं, और दोनों तरफ से घेर रखा उन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड ने। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही उसके पहले जाकर जैसे होगा वैसे इजेकुलेटरी डक्ट बना देंगे यहीं पर, और फिर जाकर के ये बाद में जब इसके बाद से निकलेंगे तो यूरेथ्रा में मिल जाएंगे। मेल में यूरेथ्रा और इजेकुलेटरी डक्ट एक ही ग्रुप में है, वही उसी से सीमेन भी है और उसी से आपका यूरिनेशन भी होता है मेल में, फीमेल में ऐसा नहीं। ठीक, तो ये दिखाना था। और ये देखिए नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है दोनों तरफ इधर भी दो होती है। बस इसी की चर्चा करें, प्रोस्टेट ग्लैंड ये है और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो अब इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं आगे। अब तो ये जो वेस्ट डिफरेंस जब आप निश्चित मार्ग से बढ़ रही है तो सेमिनल वेसिकल से मिलेगी, तो वो उसमें अपने डक्ट से क्या करेगी, फ्रक्टोज का सिक्रेशन करेगी। फ्रक्टोज के अलावा भी और होगा, लेकिन मेन फ्रक्टोज इसमें है। इसके बाद वेस्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करेंगे। एजुकेशन मतलब उससे डक्ट होगा। आगे बढ़ने पर क्या होगा, आगे बढ़ी तो इसको चारों तरफ से ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है, वो घिरती है। तो उसी के अंदर जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट जो है आगे बढ़ती है और यूरेथ्रल डक्ट का निर्माण कर देती है। ऊपर से यूरिन जो आ रहा है और ये दोनों मिलकर के एक यूरेथ्रल डक्ट का निर्माण करेंगी। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सिक्रेशन निकालेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, वो एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड, दो चीजें। तो फ्लूइड भी निकलेगा और वो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड भी निकालेगी और दोनों चीज करेगी। तो पहले से जो आ रहा होगा स्पर्म युक्त तरल है, स्पर्म है और तरल है, लिक्विड तमाम तरह का मिल गया ना, तो कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन आदि आते हैं। यहाँ से जो मिलेगी प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इसी से कलर मिलेगा इसको, इसी से आपको स्मेल मिलेगी प्रोस्टेटिक ग्लैंड से, और फ्रक्टोज की वहां से मिलेगी सेमिनल वेसिकल से। अब आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि बारात आगे बढ़ रही है और रात हो गई है, तो हमने देखा ना तब बल्ब से याद करिएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी बल्ब की रोशनी दोनों तरफ है यू बल्ब, जैसे बारातों में लोग लिए रहते हैं, तो दोनों तरफ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, वो क्या है, उसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। उससे म्यूकस आदि का सिक्रेशन होगा जो पेनिस को लुब्रिकेट करेगा, उसको लुब्रिकेशन करेगा। पहले वो मूवमेंट हो जाता है, उसका लुब्रिकेशन। क्यों? ये लुब्रिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। लुब्रिकेशन इसलिए कि अभी तक
उस वही हमने कहा ना कि अभी उससे यूरिन पास होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, कितना होता है? अरे अब आप लोग साइंस में हैं, सेकेंड सेमेस्टर, यूरिन का पीएच, पीएच ऑफ यूरिन एसिडिक एल्कलाइन क्या है? जयश्री मैडम काम नहीं चलेगा इससे। बबली सिंह, पीएच ऑफ यूरिन एसिडिक, 7.5 है या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो था, नहीं ध्यान नहीं है अभी। 7 तो 7 से तो ऊपर होना नहीं चाहिए। 7 तो माने हुआ लिक्विड, तो वो जल, जल का पीएच होता 7, तो 7 से हमेशा कम होना चाहिए, तभी तो एसिडिक होगा। और एसिडिक नहीं होगा तो क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा तो ध्यान नहीं बैक्टीरिया, आ रहा। यूटीआई, जी जी जी। है ना। तो हमेशा 6 के आसपास होना चाहिए। पीएच ऑफ यूरिन शुड बी राउंड अबाउट 6। उसी तरह पीएच ऑफ सलाइवा शुड बी राउंड अबाउट 6.3, 6.3 to 6.8, मतलब वो भी होना चाहिए 7 से कम, क्योंकि बैक्टीरिया को जहां मारना है, जिन जिन जगहों मारना है, उन जगहों पर आपको पीएच को 7 से कम लेना पड़ेगा। HCl में 1.2 पीएच होगा। तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। 3 ही तो मार्ग हैं भाई, यूरिन के थ्रू पहुंचा कोई बैक्टीरिया, उसको यूरिन ने मार दिया, पहुंच ही नहीं पाएगा, 6 है तो मार दिया। सलाइवा, आपने खाना खाया तो कोई खाना खाया भोजन के माध्यम से, सलाइवा ने मार दिया, 6.3 6.8 एसिडिक, है ना। तो ये हमेशा ऐसे इस तरह हम लोग याद करते हैं, तो ताकि समझ में आए कि हाँ कहाँ। तो सर ये तो पता था कि एसिडिक होगा, कितना होगा वो अभी सर आपने कंसेप्ट अच्छा बता दिया। हाँ 7 मतलब 7 से कम होना चाहिए। अब 6 के आसपास होगा तो वो एसिडिक होगा, तो अच्छा एसिडिक होगा ताकि मारेगा। तो उसका पर्पज यही है। तो अब यूरिन, मेल का यूरिन पीएच जा रहा है, अब उसी से यूरिन पास हो रहा है। तो अगर यूरिन पास हो रहा है वो तो एसिडिक है, तो ये जो हमारे स्पर्म है ये तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए लुब्रिकेशन, पहले लुब्रिकेशन कॉर्पस ग्लैंड या जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उससे लुब्रिकेशन होता रहेगा। ये फ्लूइड निकलता है वो, अब फिर उसके पीछे पीछे जो, क्योंकि मेन क्या है, मेन तो सीमेन है, तो मेन बाद में। पहले एक जैसे होता नहीं कि राजा की सवारी जा रही तो पहले तमाम घुड़सवार जा रहे हैं, फिर उसके बाद राजा जा रहा है, तो इसे ही सीमेन का संगठन देखिए। टेस्टिस का सीक्रेशन 5%, टेस्टिस केवल 5% सीक्रेशन दे रहा है, यानी स्पर्म हमारे जो है। इपिडिडर्मिस का सीक्रेशन 12% केवल, जहां पर वो मोटाइल हो रहे हैं, जो स्टोर हाउस भी है, ठीक है। बेस्ट डिफरेंस का सीक्रेशन क्या, 3% केवल, जो लास्ट में आया। सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन 60% है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन 20%। प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक। अब सेमिनल वेसिकल में सबसे अधिक तरल का श्रवण होता है, इसी में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि अनेक तत्व होते हैं, ठीक है। ये तो बाद में बताएंगे भी, ये तो भी नहीं। अब यदि किसी लेडी की वेजिनल में, वेजिनल ओपनिंग में या वेजिनल के रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि इंटरकोर्स हुआ है। क्योंकि लेडी के कहीं भी उनके पूरे सिस्टम में, रिप्रोडक्शन सिस्टम में फ्रक्टोज नहीं पाया जा सकता। तो फ्रक्टोज केवल एकमात्र सेमिनल वेसिकल से आता है। तो यानी अगर ऐसा है तो वो है, उसको कोई माने या ना माने, मतलब कोई लीगल वाले पॉइंट माने लीगल नहीं कह रहे हम लोग, बात कर रहे हैं उसकी। तो वहां पर सीमेन का पीएच 7.4 क्षारीय होता है। सीमेन का देखिए, सीमेन का कितना पीएच होता है, 7.4। यूरिन का पीएच 6 होगा। तो अगर यूरिन का पीएच होगा और उसको होना चाहिए एल्कलाइन, तो बेचारा अब वो तो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है, फिर
वैस इफरेंशिया से स्पर्म टेस्ट, देखिए नोट कर लीजिए कहीं, वैसा इफरेंशिया से स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलते हैं। टेस्टिस मतलब अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस, दो टेस्टिस हैं, उनके चारों तरफ एक थैली है, दोनों को एक साथ समेटे हुए है। तो स्पर्म से निकलने, टेस्टिस जो निकलना है उस वहां वासा इफरेंशिया से निकलेंगे, और वास डिफरेंस से स्पर्म स्क्रॉटम से बाहर निकलेंगे। दो तरह के होंगे, वासा इफरेंशिया और वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से तो स्क्रॉटम से बाहर निकल के ऊपर चले गए, ऊपर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे ना इंग्यूलर कैनाल से ऊपर जाकर के, तब फिर लटक जाएंगे ऊपर। अब पेनिस, ये चित्र बना हुआ है, तो इसको चित्र अब उसी की बताते चलेंगे। स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना है, इसका अंतिम सिरा ग्लैंस पेनिस कहलाता है। ये सब फीमेल में भी इसी तरह के शब्द यूज होंगे, 12 वैसे, जैसे ग्लांस है तो वहां भी ग्लांस का ही नहीं होगा, ग्लांस पेनिस कहलाएंगे। इसके चारों ओर फोर स्किन होगी जो अटैच नहीं होगी, फोर स्किन ग्लांस पेनिस से अटैच नहीं होगी, वो फ्री रहती है, फ्री रहती है ताकि वो उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, और उसको ग्लैंस पेनिस को जो है वो उसको बाहर मतलब वो बिना स्किन के बाहर बाहर दिख सकता है। स्पर्म को वेजिनल ओपनिंग में डालने को इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में इंटरकोर्स कहते हैं, उसको जो उसका मेडिकल टर्म है वो इंसेमिनाइजेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। स्पर्म की संख्या, मोटिलिटी क्या है? सामान्यतः 60 से 100 मिलियन प्रति ml सीमेन फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है। 10 मिलियन प्रति ml सीमेन नपुंसकता है, इनफर्टिलिटी है। सक्रियता की दृष्टि से देखिए 80% मोटाइल होना चाहिए, 10% अगर मोटिलिटी है तो नपुंसकता है। एक इजुकुलेशन में 2 से 5 ml सीमेन निकलता है, और इसमें 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। कितने? 20 से 30 करोड़ स्पर्म। ये पूरा उसका वो है, देखिए ग्लांस पेनिस का ये पूरा एरिया ग्लांस पेनिस के बाहर वाला है, ये फोर स्किन है जो उसको अटैच नहीं होती, वो नीचे आ सकती है, इसके तमाम पार्ट है। और ये स्पेशलाइज टिश्यू का इसलिए कि जब इसमें रक्त भरता है तो ये इरेक्शन हो सकता है, और रक्त नहीं रहेगा तो अपने नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। और इसी के बीच से यूरेथ्रा हुए, उसी में यूरेथ्रा हो, उसमें सीमेन, दोनों एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं। अब स्पर्म की संरचना पढ़ लीजिए, पहले ये चित्र देख लीजिए फिर पढ़िए, ठीक है। ये बिल्कुल तीर की तरह होता है, सामने वाला ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला हेड है। एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या होता है वर्चुअली क्या है कि उसको कोई प्रोटीन को भेदना है, ओवा सुरक्षित ऐसे है, तो उसको पेनिट्रेशन करने के लिए एक्रोसोमल एक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा कोई तेज एंजाइम होना चाहिए जो उसको प्रोटोलिटिक, मतलब कोई एंजाइम जो भेद दे उसको और नष्ट कर दे उसको, तभी तो। और जब नष्ट कर देगा तो इतना ही पार्ट, हेड वाला पार्ट ही बाहर अंदर जाता है। इस ओवा से मिलने के लिए केवल इतना पॉइंट जाता है बस, और कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो ये वाला। और नीचे देखिए पीछे क्या है, न्यूक्लियस, इसी के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोमल मटेरियल इसी में है। एनडीए क्या बोलते हैं, डीएनए, तो डीएनए इसी में है, और एमआरएनए वगैरह और कुछ नहीं रहता इसके साथ साथ। माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, नेक से फॉर्मेशन करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। तो पावर हाउस, उसको पावर क्यों चाहिए, क्योंकि ये फ्लैजिला टेल जो है इसको फ्लैजिला कहलाती है, इसको स्विमिंग करना है। स्विमिंग कहाँ करना है, स्विमिंग करना है वेजिनल
ओपनिंग से लेकर जितने जा रहा है पूरा मार्ग, उसमें सब में कोई तरल होगा, तो वहां पर अल्टीमेटली उसको जाना है, कोई तरल होगा, चिकनाहट होगी, वो होगा, क्योंकि वहां मारने के लिए उनके वहां भी बैठा हुआ है, सब सारे मारने के लिए बैठे हुए हैं, वहां भी तो यूरिनेशन है, तो वहां भी सब एसिडिक, वहां भी सब मारकाट है पूरी तरह से। तो ये एनर्जी सोर्स के लिए, स्विमिंग के लिए यानी ऐसे ऐसे जैसे मछली नहीं तैरती यूं करती है, तो आप तैरने जब जाते हैं तो पीछे से हाथ चलाते हैं तो हाथ तो बढ़ते हैं आगे, वैसे ये टेल खूब तेजी से मूव करेगी, इसीलिए आगे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। खूब जितना टेल मूव करेगी उतना तेजी से इसकी गति होगी, जितना स्लगिश होगा टेल उतना ही धीमी गति होगी। तो ये सब उसका, ये आपका ये, और ये उसको गति देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स, ये ऐसे एक सिस्टम से बंधे होते हैं, निम्बन कर्ण बोलते हैं इसको। अब इसी को हम लोग बताना है। स्पर्म की संरचना वास्तव में एक तीर की तरह है, इसमें सारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके 3 भाग हैं, हेड, इसी में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में केवल डीएनए रह जाते हैं, इसके अतिरिक्त बेस प्रोटीन रहते हैं, इसमें एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए नहीं रहते हैं, और न कोई एसिडिक प्रोटीन रहता है। हेड में एक्रोसोमल वेसिकल होता है, एक्रोसोमल, हेड में ही प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जब ये ओवम से टकराते हैं तो हेड से ही एंजाइम ओवम की लेयर को लाइसिस माने ब्रेक करना, लाइसिस कर देते हैं और केवल हेड अंदर रह जाता है, शेष भाग ओवम में प्रवेश कर ही नहीं पाता है। गोल्गी एपरेटस की भूमिका क्या है? गोल्गी एपरेटस के 2 भाग होते हैं, तो वो उसका एक मुख्य भाग एक्रोसोमल वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो शुरुआत में है गोल्गी एपरेटस वाला जहां दूर। दूसरा भाग नेक है, तो ये नेक नहीं जा पाता है, नेक नहीं जा पाता है, ठीक है। नेक में प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इसी भाग को मध्य भाग भी कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो स्पर्म को गति प्रदान करने की ऊर्जा प्रदान करेगी, और इसको निम्बन कर्ण अरेंजमेंट की व्यवस्थित रहती है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे फिर ये जिगजैग वे में है, तो इसको अरेंजमेंट को बोलते हैं निम्बन कर्ण। ये साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने अपना बताया, ऐसे व्यवस्थित है। तीसरा भाग टेल है, जो सबसे लंबा भाग है, इसकी लहरदार गति स्पर्म को गति प्रदान करने में मदद करती है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। स्पर्म में केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब हम समझ लीजिए, अगर आप 46 को 2n मानते हैं, तो इस जो स्पर्म भेदने जा रहा है उसमें केवल n होंगे, तभी तो n वहां मिलेंगे, तो फ्यूजन हो जाएगा, वहां जो ओवम होगा और इसका स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन जब हो जाएगा तो 2n बन जाएंगे, ठीक। सारांश ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, नोट कर लीजिए, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म को का विकास और गति कहाँ मिलेगी? एपिडिडाइमस में। स्पर्म का स्टोर हाउस एपिडिडाइमस है। स्पर्म की मृत्यु भी इडाइडिमस में होती है, एपिडिडाइमस में ही होती है, यदि ये प्रयुक्त न हुए अथवा बाहर न निकल सके। स्पर्म और अन्य पदार्थ मिलकर सीमेन बनाते हैं। स्पर्म में फ्रक्टोज सेमिनिकल वेसिकल से मिलता है। सीमेन में कैल्शियम, फॉस्फेट, आयन, रंग, गंध सभी प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है। अब एक और वो है कि मान ले कोई कंट्रासेप्शन जो होता है उसके मेथड की बात है, कि अगर लोग बोलते हैं कि विथड्रॉल मेथड, एक होता है कि मेल कहता है विथड्रॉल मेथड जो है अच्छा बोलता है, मैं जो आपको इजैकुलेशन कर रहा हूँ उसमें विथड्रॉल कर लीजिए, तो वही बताया गया कि विथड्रॉल मेथड इज नॉट सेफ ऑलवेज। कैसे? मान लीजिए किसी समय में आपने, और ये हमारे जो स्पर्म है वो उनका लाइफ कितने दिन का है? अभी मैं बताया ना, 3 से 5 दिनों का है। तो मान लीजिए एक दो दिन तो जिंदा रह सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोसेस से ये निकले और ये अपने आप के जो मेल पेनिस है उसके ट्यूब में ही कहीं है, और आपने
जैसे आप पेनिट्रेशन हुआ वैसे ही, जैसे क्वेश्चन हुआ, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे ही। अभी तो बहुत बात की बात है। तो पहले क्या निकलेगा? पहले निकलेगा हमारे पास, अभी हम नोन पढ़ा, पहले निकलेगा हमारे पास कॉपर ग्लैंड है। तो कॉपर ग्लैंड क्या करेगी? म्यूकस सीक्रेट करेगी। तो उस म्यूकस के साथ वो स्पर्म जो है चले गए। अब वो स्पर्म चले गए। अब आप मेल ये सोच रहा होगा कि जब वो विड्रॉल मेथड में जब थोड़ा सा आगे होगा तो विड्रॉल करने लगे तो वापस आ जाएगा। तो उस समय तो वापस आने से फायदा नहीं, वो तो पहले स्पर्म पहुंच चुके। तो वो कभी कभी जाकर के आपको क्या करेंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। इसलिए इसको बहुत अधिक प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं माना जाता है कि मैं इससे कोई आवश्यक नहीं कि फर्टिलाइजेशन ना हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये हम लोगों का यहाँ तक है। अभी तो हम लोगों का इसके बाद सिस्टम, ये हम लोगों का इसमें तो कोई प्रश्न तो ऐसा है नहीं। तिवारी जी का स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। तबीयत ठीक है तिवारी जी? थोड़ा सा है तकलीफ, खांसी है, लेकिन अब चल जाएगा। कोशिश करेंगे जितना भी कर सकें, बस अब जल्दी शुरू करा दे देंगे ताकि जो है। तो ये हम लोग का जो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है पूरा हुआ। देखिए पर्पस ये है कि इसको दो दृष्टिकोणों से याद रखिए कि किसी मेल के पास किसी फीमेल की कोई समस्या आए और वो रिप्रोडक्शन की समस्या हो तो आपको जानना चाहिए। किसी फीमेल के पास किसी मेल की समस्या आए है, कभी कभी आप अपने अनुभव से धीरे धीरे जब जानेंगे कि कभी कभी टेस्टिस को कोई आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड कह सकते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। हम लोग बहुत दिन नहीं मालूम रहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, पढ़ रहे हैं इसलिए मालूम है। तो ऐसे ही दृष्टिकोण ये है कि बहुत सी चीजें हम लोग समझ में नहीं आती हैं। हम लोग पेट, स्टमक को और एब्डोमेन को कब सीख पाए हैं? जब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं या हम लोग मेडिकल टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझ पाए कि एब्डोमेन डिफरेंट फ्रॉम स्टमक। नहीं तो पेट और स्टमक और पेट और एब्डोमेन में कोई बहुत अंतर। पेट है, पेट में तो हमारे पास SI भी है, LI भी है, सब कुछ मतलब एब्डोमेन में। तो इसलिए उन शब्दों को समझने के लिए तो बहुत चीजों को प्रायोगिक होगा। फिर प्लस कोई आपसे, जब आप अनुभवी हैं तो आपसे पूछ सकता है। रिप्रोडक्शन की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो कोई प्रश्न करेगा तो आप कहाँ से उत्तर देंगे? तो इन सब के लिए प्रश्नों के उत्तर के लिए हमको मेल और फीमेल दोनों थेरेपिस्ट को तैयार रहना चाहिए हमेशा, सदैव। हम लोग पढ़ते ही है सारे उसमें। तो हम लोग खिमका सर को याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और इस प्रकार जो है हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। और उनका सिद्धांत क्या है, या उनके हमारे जो 3 सूत्र थे क्या थे? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का केवल ब्रेक लेंगे। और फिर तिवारी जी आ ही गए हैं तो उनका स्वागत है। तब तक नमस्कार। अभी वीडियो बंद करता हूँ।